हेलो दोस्तों। चलिए आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं 5 सब्जेक्ट वाला। और पहला सब्जेक्ट आज मैंने लिया है जीव विज्ञान का, है ना। और कोई भी बात नहीं करूँगा, सीधे शुरू करते हैं, है ना। दोस्तों पहला ही प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भोजन का एक प्रमुख अंग है। तो आपको तो लगेगा कि ग्लूकोज है ना। लेकिन ग्लूकोज तो तब बनता है जब पाचन होता है ना। और अगर स्टार्च की बात करूं मैं, या सेलुलोज की अगर बात करूं, तो ये दोनों जो है कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट एक ग्रुप है, एक क्या है, ग्रुप है। इसके अंदर स्टार्च भी आता है, सेलुलोज भी आता है। और वास्तव में इसी कारण से आंसर क्या होगा, सी होगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, भोजन का एक प्रमुख अंग है। और निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, यही जो है ईंधन का काम करता है। इसका सरल कार्बोहाइड्रेट जो होता है ग्लूकोज, है ना, वो जो है मुख्य रूप से ईंधन के रूप में का उपयोग में ली जाती है हमारे शरीर में, है ना। जब ग्लूकोज नहीं होगा तब दूसरे, है ना, दूसरे चीज़ों का उपयोग किया जाता है, जैसे वसा का, प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। और सबसे अधिक ऊर्जा अगर पूछे आपसे, है ना, चलिए आगे बताऊंगा। कैप्सूल का आवरण बना होता है, तीसरा प्रश्न है आपका। जो कैप्सूल बने होते हैं, कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो दोस्तों कैप्सूल का जो आवरण है स्टार्च का बना होता है। किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए आईएएस में भी आया हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैप्सूल का जो आवरण बना होता है ये जो है स्टार्च से बना होता है। शहद का प्रमुख घटक है। तो दोस्तों शहद में मुख्य रूप से ना फ्रक्टोज पाया जाता है, फ्रक्टोज। ठीक है, शहद है, फलों में फ्रक्टोज मुख्य रूप से पाया जाता है। और इसीलिए फलों के, देखिए फ्रूट शर्करा के नाम से, है ना, फ्रूट शुगर के नाम से जाना जाता है फ्रक्टोज जो है, क्योंकि फलों और शहद में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और पांचवा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है ना, तो कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा सरल कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज के बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो है शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है मुख्य रूप से। तो अगर त्वरित ऊर्जा के लिए आपसे पूछा जाए कि शर्करा कौन सा जो शर्करा है तुरंत ऊर्जा या त्वरित ऊर्जा, है ना, के लिए उपयोग में लाई जाती है ना, ऐसा पूछा जाए, या आपसे पूछा जाए कि शर्करा जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो आप लगाएंगे ग्लूकोज। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसीलिए देखिए आप देखते होंगे कि खिलाड़ी लोग जो है ग्लूकोज जब, है ना, जब थोड़ा सा क्या होते हैं, थोड़ा सा फील करते हैं कि बहुत थक रहे हैं, है ना, ऊर्जा की आवश्यकता है, तो ग्लूकोज लेते हैं। ठीक है, ग्लूकोज को खाया जाता है ताकि तुरंत ऊर्जा मिले शरीर को और स्फूर्ति आ जाए। ठीक है, तो चलिए शहद में मुख्यतः होते हैं। तो दोस्तों शहद में जो है मुख्यतः, मैंने अभी अभी आपसे बात की थी कि फ्रक्टोज होता है ना, फ्रक्टोज होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्रक्टोज भी क्या है, फ्रक्टोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है ना। ये सब कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है या कौन सा वसा नहीं है ना, क्योंकि इनके भी प्रकार होते हैं, कौन सा जो है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कभी ऐसा, तो उसके लिए आपको जो है डिटेल क्लास कार्बोहाइड्रेट की करनी होगी। और अगर आप बोलेंगे तो मैं डिटेल क्लास भी लाऊंगा कार्बोहाइड्रेट की, अगर आप बोलेंगे तब। ठीक है दोस्तों, अभी तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। और सातवां अगर मैं बात करूँ, सातवें प्रश्न की, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी जो है बहुत बार कई पेपरों में आए हुए हैं दोस्तों, है ना। इन प्रश्नों को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और याद रखना आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है आगे के पेपर्स के लिए। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो अगर यहाँ पर वसा दे देता ना ऑप्शन में ना, तो वसा ही होता। विटामिन से तो कोई ऊर्जा प्राप्त होती नहीं है अगर मैं आपको बताऊं तो। ठीक है दोस्तों, ये शरीर
शरीर के रोगों से रक्षा करता है, संक्रमणों से रक्षा करता है ना। बहुत सारे बातों के लिए आवश्यक होता है, लेकिन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है शरीर को। और प्रोटीन की तो ज़रूरत तब पड़ है ना, प्रोटीन का जो है उपयोग शरीर तभी करता है ऊर्जा के लिए जब ना तो कार्बोहाइड्रेट शरीर में है, ना ही वसा शरीर में है ना। तो जो है अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सात्विक आंसर कार्बोहाइड्रेट होगा, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। अगर यहाँ पर वसा होता ना तो वसा लगाते हैं हम लोग, क्योंकि वसा से ही सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान होती है ना। अगर कार्बोहाइड्रेट ख़त्म जब हो जाता है ना, ग्लूकोज, तो उसके बाद वसा का प्रयोग किया जाता है शरीर में, और उसके बाद प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है शरीर में। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मतलब है ना, उसके अंतर्गत ग्लूकोज का प्रयोग पहले किया जाता है शरीर में ऊर्जा के लिए, उसके बाद वसा का किया जाता है। तो अगर वसा का प्रयोग अगर कर लिया जाए तो वसा सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। और 8वां जो प्रश्न है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। तो कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज ही संग्रह होता है पुनः, और ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह होता है। इंसुलिन नामक जो आपका क्या है दोस्तों, इंसुलिन एक हार्मोन है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में है ना चेंज करती है, ग्लाइकोजन में इंसुलिन जो है। और ये जो है यकृत में सेव रहता है ना, यकृत में क्या होता है, यकृत में सुरक्षित रखा रहता है, संग्रह रहता है। और अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर में जो है ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है, तो आप बताएंगे ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, तो 8 का डी बिल्कुल सही है, 8वां का जो डी है बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 9वां जो प्रश्न है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज है ना, और ग्लूकोज किसके अंतर्गत आता है, कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है, एक तो ग्लूकोज ऑप्शन में दे सकता था, और नहीं दिया है तो कार्बोहाइड्रेट आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। 10 प्रश्न आज बायोलॉजी के 10 प्रश्न आज भी हैं, और 11-12 प्रश्न आपको भूगोल के मिलेंगे आज। और 10 से ज़्यादा प्रश्न मैं तभी लेता हूं दोस्तों जब किसी टॉपिक को कंप्लीट करना होता है या कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न छूट रहे होते हैं, है ना। चलिए 10वां प्रश्न चलते हैं। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है वास्तव में, है ना। पेशियों में क्या होता है, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय हो जाता है या जमाव हो जाता है, यही जो है थकान अनुभव होने का कारण होता है। ठीक है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है दोस्तों। मैंने आपको बता दिया कि लैक्टिक एसिड का क्या हो जाता है, वहाँ पर जमाव हो जाता है, या लैक्टिक एसिड का मांसपेशियों में संचय हो जाना। ठीक है, एकदम आराम से समझा दिया, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। IAS तक में आ चुका है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी, बस प्रैक्टिस करते जाइए, बहुत सारे प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज भौतिकी से मैंने कुछ अलग टाइप के प्रश्न ले लिए हैं ताकि आपको टेस्ट में है ना कुछ नया टेस्ट हो और प्रैक्टिस करने में ज़्यादा मज़ा आए। ठीक है दोस्तों, तो आपने अगर पढ़ लिया है भौतिक का बहुत सारा टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया है, तो चलिए मेरे साथ टेस्ट दीजिए, और जल्दी करने का प्रयास करता हूँ आज मैं, है ना। ज़्यादा समझाने का प्रयास नहीं करूँगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है और बहुत सारे बच्चों को पसंद नहीं आता है फिर, है ना। तो चलते हैं और अपना अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। तो पढ़िए दोस्तों, आपने पढ़ ही लिया होगा कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। तो दोस्तों अगर हम लोग देखें तो आपको पता ही होगा वैसे तो,
अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि संवेग में भी है ना, संवेग में भी दिशा होती है ना, सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, कोणीय वेग भी है ना सदिश राशि है। द्रव्यमान जो है ये जो है सदिश राशि नहीं है, और नहीं है पूछा है हमको, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अदिश राशि की बात की जा रही है, और अदिश राशि है ऊर्जा, बल, दूसरा जो ऑप्शन है बल आघूर्ण, संवेग, उपर्युक्त सभी। तो जो उपर्युक्त सभी है ये परेशान करने लगता है कभी कभी, लेकिन हमको तो पता है कि संवेग जो है सदिश राशि है, इसका मतलब बल आघूर्ण भी सदिश राशि होगा। ठीक है, एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं ना, याद रखिएगा सारी बातें। और अदिश राशि दोस्तों, ऊर्जा जो है अदिश राशि होती है। अगर मैं बात करूं ऊर्जा की तो ये जो है अदिश राशि होती है। और नीचे वाला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो दोस्तों संवेग जो है सदिश राशि है, सीधी बात है ना। तो यहीं पर मत थम जाइएगा, ये जो है दाब जो है ये अदिश राशि है, याद रखिएगा। ऊर्जा अदिश राशि है, कार्य अदिश राशि है, इन बातों को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो एक प्रश्न से 4 प्रश्न आपको मिल रहे हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो विस्थापन अगर आपको पता हो तो विस्थापन जो होती है ये एक सदिश राशि होती है ना। दूरी जो है वो अदिश राशि है। ठीक है, विस्थापन जो है सदिश राशि है। और कौन सी राशि सदिश नहीं है बोल रहा है ना, ये नहीं है आप टिक लगा के रखिए पहले से, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। यहीं पर फंस जाते हैं बच्चे, नहीं है नहीं देख पाते हैं, है ना। तो इसीलिए इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा, तो बहुत सारे प्रश्नों में आप धोखा खाने से बच जाएंगे। चलिए वेग देखते हैं। वेग आपको पता होगा कि ये भी सदिश राशि है। चार्ज जो है अदिश राशि है ना। बल जो है, बल भी एक सदिश राशि है। अगर किसी तरफ बल लगाएंगे हम लोग, है ना, तो दिशा बतानी पड़ती है कि इस दिशा में हम लोग बल लगा रहे हैं, है ना। तो वो जो है सी बिल्कुल क्या है, सदिश राशि है। इसका मतलब आयतन जो है डी, है ना, ये अदिश राशि है। और ये बिल्कुल सही ऑप्शन है इस प्रश्न के लिए, क्योंकि इसमें पूछा गया था कि कौन सा सदिश नहीं है, तो आयतन जो है सदिश नहीं है। चलिए निम्नलिखित में से जो है सदिश राशि ढूंढनी है हमको अगले वाले प्रश्न में भी। और वेग को मैंने बताया कि यही जो है सदिश राशि है, तो लगा दीजिए टिक। बाकी सब द्रव्यमान, समय और जो लंबाई है ये जो है अदिश राशि है दोस्तों, है ना। तो इनको भी याद रख लीजिएगा, आपके काम आएगा। और तीसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। व्युत्पन्न परिमाण जो मूल परिमाणों से उत्पन्न होते हैं उन्हीं को व्युत्पन्न परिमाण कहते हैं। और दोस्तों द्रव्यमान अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि द्रव्यमान जो है ये क्या है, द्रव्यमान एक जो है मूल परिमाण है ना। द्रव्यमान से जो है दूसरे परिमाण बल्कि आपके क्या होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं। बाकी सब परिमाण, जैसे कि आपको आयतन का पता है कि आयतन में है ना क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना, है ना। तो सभी में क्या होता है, दूरी का क्या होता है, दूरी की घात 3 हो जाती है, मतलब L की घात 3 हो जाती है अगर वीमा देखें हम लोग तो, है ना। और जैसे कि आयतन की तो बात कर ली हम लोगों ने। चाल की अगर बात करें तो क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, तो दूरी बटे अगर समय होता है तो अगर हम लोग ऊपर लिखें तो मीटर में लिखेंगे, है ना, मीटर में। और बटे समय, समय जो है सेकंड में होता है ना। तो मीटर प्रति सेकंड मतलब जो है दूरी के मात्रक और जो है समय के मात्रक से उत्पन्न होता है ना। समय के मात्रक से उत्पन्न होता है इनके जो मात्रक हैं, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न परिमाण कहते हैं। और जबकि द्रव्यमान का तो डायरेक्ट आप क्या बताएंगे, किलोग्राम, है ना। द्रव्यमान का आप लोग सीधे बताएंगे किलोग्राम। और वो जो है किसी पर डिपेंड नहीं करता है ना। अन्य जो मात्रक हैं, है ना, अन्य किसी भी भौतिक राशि के मात्रक पर निर्भर नहीं करता है। किलोग्राम अपने आप में स्वतंत्र राशि है। ठीक है, तो द्रव्यमान जो है मूल परिमाण है, और यही पूछा गया था कि कौन सा व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और तुरंत ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, तो दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो है
अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आपको कि पहला जो समीकरण होता है u प्लस ए टी, गति का पहला समीकरण होता है, यहीं से अगर आप निकालना चाहें तो त्वरण का जो है मान जो है निकल जाता है। ठीक है, त्वरण का जो सूत्र है निकल जाता है यहीं से। अब देखिए v इधर है, u को इधर आप पक्षांतरित करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा। और अगर फिर क्या होता है उसके आगे अगर हम काम करें तो t जो गुना में है वो बटे में इधर आ जाएगा, है ना। तो ऐसा होता है, अगर आपने गणित अगर आपने पढ़ा है अच्छे से, है ना, गणित आपको अच्छे से आती है तो आप लोग समझ गए होंगे, है ना, कि उस सूत्र से कैसे निकल जाता है ना। और बाकी तो डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, प्रैक्टिस सेट है, इसमें हमको मुख्य रूप से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है ना। ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो समय क्या है ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो कि आप लोगों को पसंद नहीं आता है। चलिए आगे चलते हैं, 32वां देखते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। संवेग मतलब होता है द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान गुना, है ना, m का मतलब क्या होता है, मास ले रहा हूँ मैं, मास मतलब द्रव्यमान होता है, गुना वेग होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, संवेग होता है। और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि, तो नीचे में वेग लगा दो तो वेग से वेग कट गया। अब ये जो द्रव्यमान बाकी है ना, m से मैंने मास, है ना, मास से मैंने m उठा लिया है, तो जो है द्रव्यमान बाकी रह गया है, आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब यही है कि भौतिक राशि कौन सी प्राप्त होती है, द्रव्यमान प्राप्त होता है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 32वां का मैं सी लगा देता हूँ, और आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल कि संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त होता है। अगर प्लांक के अचर में बात करें हम लोग, तो दोस्तों पूछा गया है प्लांक के अचर से, है ना। प्लांक का अचर क्या होता है दोस्तों, प्लांक नियतांक, है ना। बात किसकी की जा रही है, प्लांक नियतांक की बात की जा रही है। E = h न्यू होता है। अगर आपको सूत्र पता है किसका, ऊर्जा का, जो है ना, एक क्या होती है दोस्तों, एक फोटॉन की ऊर्जा होती है ना। तो फिजिक्स अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। और ये जो h है इसी को प्लांक नियतांक कहते हैं। तो प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, तो आयाम किसका होता है, न्यू किसका आयाम होता है, चलिए बताइए, न्यू जो है किससे संबंधित है। अगर ये बता सकते हैं अगर आप, तो बिल्कुल बता पाएंगे। और मैं बता दूं दोस्तों आपको कि कोणीय गति जो होती है ना, कोणीय गति ये जो है इसका आयाम होता है। ठीक है, प्लांक के अचर में कोणीय गति का आयाम होता है। चलिए आगे चलते हैं। और 34वां जो प्रश्न है बहुत बार आया हुआ है। एक लड़की जो है ना, एक लड़की क्या कर रही है, झूले पर बैठी है और बैठी स्थिति में झूल रही है। उस लड़की के, है ना, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों का आवर्तकाल क्या होगा। तो झूला झूल रही है लड़की बैठकर, और जब खड़े, है ना, जब खड़ी हो जाती है तो दोनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, दोनों के आवर्तकाल पर। तो ये बात पूछी जा रही है। और दोनों का आवर्तकाल कम हो जाता है दोस्तों, है ना, दोनों का आवर्तकाल कम हो जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण, और मैं कहूँगा बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो है जीव विज्ञान और जो अपना जो फिजिक्स है दोनों ख़त्म हो चुका है, दोनों की प्रैक्टिस हम लोगों ने कर ली है। अब हम लोग भूगोल में आ रहे हैं। इसमें 11-12 प्रश्न हैं, बढ़िया प्रश्न हैं इसमें भी दोस्तों। जो है मैं पर्वत वाले श्रृंखला को ख़त्म करना चाह रहा हूँ आज, है ना। बहुत सारे प्रश्न देखे हम लोगों ने पर्वत वाले, भारत के पर्वत से। और एक आध और प्रैक्टिस सेट में मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर पर्वत वाला ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोगों ने देख लिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अरावली जो पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। तो माउंट आबू, अगर आपने नाम सुना है दोस्तों, है ना, माउंट आबू, तो इसी के आसपास है गुरु शिखर, है ना। और यही जो है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है।
चलिए आगे चलते हैं। पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट जो जो दोस्तों एक कगार है ना, एक भ्रंश कगार है, मतलब एक टूटा हुआ कगार है, जो पहले क्या है किसी है ना अन्य चीज़ से चिपकी रही होगी, है ना। और कगार का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि वो जो है उठा हुआ भाग है एक, है ना। जो अंतिम का जो कगार होता है, टूटने से क्या है वो जो उठा हुआ भाग था वो वैसे के वैसे रह गया है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक भ्रंश कगार बोलते हैं। और चलते हैं आगे चलते हैं। अगर अवशिष्ट पर्वत की मैं बात करूं तो हमारा जो अरावली पर्वत है वो अवशिष्ट पर्वत है, और हिमालय जो पर्वत है वो वोलिक पर्वत है, ये भी पूछा जाता है ना, तो वो भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 36वां है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से भी किसको जाना जाता है दोस्तों? सतपुड़ा को तो नहीं जाना जाता है, सतपुड़ा को तो जंगलों की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंगलों की रानी कहा जाता है, जंगलों की रानी। और अगर बात करूं पश्चिमी घाट को, तो इसी को कहा जाता है सह्याद्री पर्वत, है ना, श्रृंखला, या है ना, या इसी को क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट, है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण है जैव विविधता के दृष्टिकोण से पश्चिमी घाट, और बहुत अच्छे अच्छे जो हिल स्टेशन हैं, दर्शनीय स्थल है, इधर पाए जाते हैं। आपने महाबलेश्वर का नाम सुना ही होगा, अनाईमुड़ी की पर्वत है यहाँ पर, है ना। और इधर ही जो है पालनी पहाड़ी जो लगी हुई है इसी से, जो जहाँ पर कोडाई कनाल है तमिलनाडु में, है ना, तो इसी से लगे हुए जो पर्वत हैं वही सब हैं। और पूर्वी घाट चलिए आगे बताऊंगा, उसको आगे बताऊंगा, वो प्रश्न आने वाला है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। तो प्रायद्वीपीय भारत किसको कहते हैं दोस्तों? अगर हम लोग भारत का नक्शा बनाएं और इधर जो नीचे वाला जो भाग है ना, तो इधर जो जितना जो क्षेत्र है, इधर वाला जो है ना, इधर वाला जो जितना जो क्षेत्र है बीच से लेकर, है ना, ऐसा अगर बात है ना, तो ऐसा जो हम लोग भाग बनाते हैं वही जो क्या है प्रायद्वीपीय भारत कहलाती है। अगर मैं सीधी सीधी बात करूं दोस्तों, तो जो 3 एरिया जो है समुद्र से घिरा हुआ है ना, 3 जो एरिया घिरा हुआ है उसी को प्रायद्वीपीय जो है भारत कहते हैं। समुद्र से घिरा है ना, इधर देखेंगे आप लोग तो बंगाल की खाड़ी है ना, बहुत दूर तक बंगाल तक उधर है ना। और इधर देखेंगे तो अरब सागर है, तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जितना भाग इधर लगभग घिरा हुआ है ना, उस भाग को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। और इसी भारत में दोस्तों अनाईमुड़ी की चोटी है, अनाईमुड़ी की, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, है ना। ये अन्नामलाई पर्वत पर है, दक्षिण, है ना, दक्षिण के तरफ अन्नामलाई पर्वत पर अनाईमुड़ी नाम की पर्वत है, पर्वत चोटी है, जो कि सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण की। या बोले आपको ऐसा भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब भी आप बताएंगे अनाईमुड़ी। इसका जो है स्थानीय अगर भाषा में अगर मैं नाम बताऊं तो, अच्छा इसका नहीं है दोस्तों, वो दूसरा है शायद, हाँ उसको छोड़िए। चलिए अनाईमुड़ी याद रखिएगा। अनाईमुड़ी की अगर मैं ऊंचाई बताऊं तो 2695, कितना है, 2695 मीटर है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगर पूरे पश्चिमी घाट की अगर मैं बात करूं तो पूरे पश्चिमी घाट में यही सबसे ऊंची चोटी है ना, अनाईमुड़ी, जो कि अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला पर है, जो कि पश्चिमी घाट का क्या है, भाग है, ठीक है। तो ये बात भी याद रखिएगा। और जो मैं बताना चाह रहा था, और 30वां प्रश्न में वो प्रश्न है, पूर्वी घाट जो है एवं जो पश्चिमी घाट है, ये पर्वत श्रेणियों का जो सम्मिलन स्थल है, जो मिलने का स्थान है, उस वहीं पर क्या है दोस्तों, वहीं पर नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पहाड़ी है, ठीक है, यही मैं बताना चाह रहा था। और पालनी पहाड़ी में कौन सा एक स्थल है जो बहुत क्या है दोस्तों प्रसिद्ध है, कोडाई कनाल, तमिलनाडु में है ना, कोडाई कनाल। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, कोडाई कनाल जब अचानक आ जाता है पेपर में ना, तो बच्चे जो पढ़े नहीं होते हैं ना उनको समझ नहीं आता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कोडाई कनाल, ठीक है।
और कोडाई कनाल कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, घूमने लायक जगह है ना। कभी घूमने जाना हुआ उधर दक्षिण की तरफ तो कोडाई कनाल जाकर देखिएगा, बहुत ही सुंदर जगह है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। और 39वां प्रश्न है आपका, चलिए पढ़ते हैं। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है? तो मैं पिछले ही आपको प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ, है ना। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट मेरा फॉलो कर रहे हैं तो मैंने बताया था कि सबसे दक्षिण में कार्डेमम की पहाड़ी है, इलायची की पहाड़ी जिसको कहते हैं। कार्डेमम जो है इंग्लिश शब्द है जिसका मतलब इलायची होता है। ठीक है, इलायची की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे दक्षिण में जो पहाड़ियाँ हैं वो कार्डेमम की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, चलें आगे। पूर्वी घाट जो है पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। तो पश्चिमी घाट का तो मैंने आपको बता दिया, अनाईमुड़ी है ना, अनाईमुड़ी है। लेकिन अगर बात करें पूर्वी घाट की, है ना, और उसके सर्वोच्च शिखर की बात करें तो महेंद्रगिरी दोस्तों, क्या है? महेंद्रगिरी जो है ये जो है पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। तो चलते हैं आगे, चलते हैं। 41वां जो है कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो कार्डेमम जो पहाड़ी है दोस्तों केरल में अवस्थित है। ठीक है, केरल में अवस्थित है। और गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है ना, या कहाँ स्थित है? तो गिरनार की पहाड़ियाँ आपने सुना होगा गुजरात में है ना। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? गुजरात में हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं ये गिरनार की पहाड़ियाँ। इधर ही आपको गुजरात में ही आपको एशियाई शेर मिलेंगे, है ना, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? बब्बर शेर जो होते हैं। भारत की एक अलग पहचान है ना, एक अलग ही जो शेर होते हैं और भारत में पाए जाते हैं। पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो भारत में पाए जाते हैं बब्बर शेर। भारत की एक अलग पहचान है। बहुत सारे ऐसे जीव पाए जाते हैं भारत में जो अन्य किसी देश में नहीं पाए जाते हैं ना। तो भारत को एक विशिष्ट पहचान देते हैं और बहुत अच्छी बात है ये जैव विविधता की दृष्टि से भी। तो चलिए आगे चलते हैं। वैसे तो 43वां है जो गारो, खासी और जैंतिया। 43वां प्रश्न है गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं और जो मेघालय है दोस्तों यहीं पर है। और इस नाम की जनजातियाँ भी यहाँ पर रहती हैं मेघालय में। तो अगर आपसे पूछे कि जनजातियाँ, है ना, गारो, खासी या जैंतिया में से कोई भी जनजाति पूछ ले आपसे कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे कहाँ पर दोस्तों? मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, और जब मानसून आती है तो यहीं पर जो पहाड़ियाँ जो हैं, है ना, मेघालय में जो स्थित यही पहाड़ियाँ उनको रोक देती हैं और वहाँ पर खूब बारिश होती है। मेघालय में मासिन राम, आपने नाम सुना होगा, मासिन राम और चेरापूंजी में खूब बारिश कराती है मानसून द्वारा। यही पहाड़ियाँ जो हैं रोक देती हैं मानसून के हवा को और वहाँ पर घूम घूम कर खूब बारिश है ना कराती है जो मानसून है। इसीलिए आपको पता होगा कि भारत में सबसे अधिक बारिश जो है मासिन राम में होता है, या पहले बोला जाता था चेरापूंजी में होता था। तो इस बात को भी याद रखिएगा। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दक्षिण भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर के बारे में मैंने आपको बताया कि अनाईमुड़ी है ना, अनाईमुड़ी है, तो बता ही चुका हूँ। चलिए आगे चलते हैं। 45वां, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो जो दोस्तों कौन सी हैं पूछा जा रहा है। तो अराकानयुमा पर्वत जो होता है ये है, पटकाई भूम है ना, खासी है, ये जो है ये तीनों जो है सीमा निर्धारण करती है भारत और म्यांमार के बीच। आपको पता होगा कि भारत के जो पूर्वी एरिया है इधर, है ना, इधर जो 7 हमारे जो छोटे छोटे राज्य हैं इधर, है ना, जो उनको जिनको क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों, जिनको 7 सिस्टर्स बोलते हैं, इधर ही म्यांमार इधर लगा हुआ है ना। और इधर जो है गारो, खासी जो जयंतिया है ना, उसमें से खासी है ना मेघालय में जो है, और पटकोई जो कि आपके
शायद अरुणाचल प्रदेश में है या असम में होगा, है ना, दोनों में से एक में है, और वहाँ पर है। और अराकान योमा पर्वत जो इधर फैला हुआ है ना दोस्तों, इधर जो है हिमालय जो है इधर आकर पूर्व में आकर इधर ऐसा मुड़ गया है अचानक से, जिसको अराकान योमा पर्वत कहते हैं। ठीक है, तो अराकान योमा पर्वत है। ये जो तीनों जो पर्वत हैं, ये जो हैं सीमा निर्धारण करते हैं भारत और म्यांमार के बीच, है ना। म्यांमार को ही क्या कहते हैं दोस्तों, म्यांमार को ही बर्मा कहते हैं, है ना। पहले इसका नाम क्या था, बर्मा था। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। और भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाले पर्वतों को भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा जो होगा वो संविधान से है, और संविधान बोलें चाहे राज्य व्यवस्था बोलें। दोस्तों अगर बात करूं मैं, तो हम लोग चल रहे हैं अभी प्रस्तावना को लेकर। प्रस्तावना से बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जो है हाई लेवल के प्रश्न बन जाते हैं कई बार, तो उनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और प्रस्तावना को एक बार पढ़ा था हम लोगों ने पिछले क्लास में, लेकिन एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा दोस्तों, उसको बार बार हम लोग पढ़ेंगे इसी क्लास में और याद करके ही छोड़ेंगे। चलिए एक बार पढ़कर और आते हैं हम लोग हमारे संविधान की प्रस्तावना को। हमको कम से कम प्रस्तावना तो अपनी याद रहनी चाहिए, है ना, संविधान की। तो चलिए पढ़ते हैं और संकल्प क्या किया गया था वो देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष, अगर यहीं पर धर्मनिरपेक्ष लिख दिया जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, है ना। इस बात को याद रखिएगा, है ना, तो याद रखिएगा। और समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतंत्रात्मक को जनवादी भी लिख दिया जाता है कहीं कहीं पर, है ना, तो इस बात को भी याद रखिएगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, है ना, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, है ना, न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, है ना, ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 26 जो नवंबर 1949 है, इसी दिन हमारा जो है भारत का जो है संविधान निर्मित हो चला था। आप सभी को पता है कि पूरा हो चुका था हमारा संविधान, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया पूरी तरह से। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग जानते ही हैं, और इसीलिए आपको पता होगा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो तारीख मैंने अंडरलाइन की है ये भी महत्वपूर्ण है। और जैसे कि एक बार प्रश्न आया था, स्वतंत्रता दे दिया था शब्द, है ना, समानता शब्द दे दिया था, जो कि, है ना, समानता शब्द, अवसर की समता जो लिखा है ना, समता मतलब ही समानता होता है दोस्तों, है ना। समानता शब्द दे दिया था, गरिमा शब्द दे दिया था, और शब्द दे दिया था अखंडता, है ना। तो इनको लाइन से क्रम से जमाना था, किसमें क्रम से दिया हुआ है ऐसा पूछा हुआ था। तो ऐसे प्रश्न भी बन जाते हैं, तो याद रखना ज़रूरी हो जाता है। और एक और महत्वपूर्ण बात अगर मैं आपसे बताऊं, है ना दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताऊं, तो समाजवादी जो है
और पंथ निरपेक्ष जो शब्द है और एकता और अखंडता जो शब्द है, ये तीनों शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, कब 1976 में जोड़े गए थे। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। और 42वें संविधान संशोधन को एक संज्ञा दी जाती है लघु संविधान की, तो इस बात को भी याद रखिएगा। तो मैंने याद कराने की कोशिश की आपको थोड़ी सी, है ना। पिछले बार भी पढ़ के बताया था, रोज़ रोज़ ऐसे पढ़ते रहेंगे तो याद हो जाएगा दोस्तों, है ना। और आप लोग अपनी तरफ से मेहनत कीजिएगा ज़रूर, तभी याद हो पाएगा, नहीं तो मुश्किल है, क्योंकि संविधान है कोई, है ना, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो याद करने में थोड़ी सी तकलीफ़ तो होनी ही चाहिए, है ना, होगी ही थोड़ी सी, क्योंकि देखिए प्रस्तावना जो है इसमें सार समाया हुआ है, तो बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्द इसमें हैं, तो ज़रूर थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन याद करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि क्रम से जमाने के लिए पूछ लिया जाता है, कभी कभी कुछ और पूछ लिया जाता है, तो उसमें दिक्कत हो जाती है ना। तो पूरा याद कर लीजिएगा संविधान के जो प्रस्तावना है उसको, और फिर आप लोग प्रस्तावना वाले किसी भी प्रश्न को नस्ते नाबूद करने में सक्षम हो जाएंगे। चलिए आगे का हम लोग प्रश्न देखते हैं। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित जो हम भारत के लोग हैं से क्या अर्थ निकलता है। तो इससे अर्थ यह निकलता है दोस्तों कि हम जो भारत के लोग हैं, ये जो लिखा हुआ है, इससे क्या निकलता है, संविधान का निर्माण जो है भारत की जनता द्वारा हुआ है ना। संविधान का जो निर्माण है ये भारत की जनता द्वारा हुआ है और जनता के लिए ही हुआ है ना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। समाजवाद का क्या अर्थ है। समाजवाद का अर्थ यही है दोस्तों कि सामाजिक न्याय हमारे जो है भारत में मिलेगी, सामाजिक न्याय भारत में 100% मिलेगी, ऐसा हमारे संविधान में बोला गया है। तो सी ऑप्शन लगा देते हैं, और सी बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची मैंने बताया था आपको कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर, 21वां जो प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने भारतीय संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को बोला, और प्रस्तावना ही है ना आत्मा कहलाती है भारतीय संविधान की। अगर हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो उन्होंने संवैधानिक उपचारों को, है ना, संवैधानिक उपचारों के जो आर्टिकल जो 32 है दोस्तों, है ना, आर्टिकल जो 32 है, 32, इसको क्या कहा, इसको कहा संविधान की आत्मा। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। और 22वां प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से, है ना। अब देखिए जब तक प्रस्तावना पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि किससे प्रारंभ होता है। तो हमने पढ़ा अभी, तो हमको पता है कि हम भारत के लोग, इन शब्दों से शुरुआत हुई है। ठीक है, तो देखिए ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, ये बिल्कुल सही हैं। चलिए आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर जो है प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। तो फ्रांसीसी क्रांति का तो पूरी तरह से प्रभाव है, आपको पता ही होगा कि बंधुता वगैरह जो है ना, समानता की जो भावना है सब यहीं से आई हुई है। अमेरिकी क्रांति से भी कुछ प्रभावित है। और यह है बोल्शेविक क्रांति, इसका नाम भले आपने ना सुना हो लेकिन इससे भी प्रभावित है ना। लेकिन चीन की क्रांति से हमने कभी नहीं सुना कि भारतीय संविधान जो है प्रभावित है ना। तो चीन की क्रांति दोस्तों यही जो है उत्तर है इसका 23 का जो है डी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं।
और 24वां जो प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक खालिस्तान है। तो अगर मूल भारतीय संविधान की हम लोग बात करें तो उसमें तो समाजवादी शब्द नहीं था। मैंने बताया आपको कि 42वें संविधान में है ना, जो 42वें संविधान संशोधन है उसमें जोड़ा गया समाजवादी शब्द। तो समाजवादी जहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है पहले तो उसको काटिए। देखिए दूसरे ऑप्शन में समाजवादी है, ये देखिए चौथे ऑप्शन में भी समाजवादी है, तो ये तो बी और डी तो कट गया। अगर मैं बात करूँ सी ऑप्शन की तो धर्मनिरपेक्ष, इसी को मैंने बोला पंथ निरपेक्ष भी बोला जा सकता है, तो दोस्तों ये भी कट गया। तो अगर हम लोग बात करें तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत जो है, भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, समाजवादी शब्द बाद में जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष शब्द बाद में जोड़ा गया, एकता और अखंडता बाद में जोड़ी गई। चलिए आगे चलते हैं। उस बात को मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। और आज के 10 प्रश्नों में से कुछ ही प्रश्न अब बाकी रह गए हैं। 25वां प्रश्न देखिए, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, है ना। लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, प्रस्तावना में देख सकते हैं दोस्तों, है ना। प्रस्तावना में सारी बातें लिखी हुई हैं कि कैसा होना चाहिए। और लोकतंत्र के जो है, भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को संविधान के प्रस्तावना में देखा जा सकता है। ठीक है, और एकदम जल्दी से पढ़ देता हूँ तो समझने में मुश्किल हो जाती होगी, है ना, बहुत सारे बच्चों को, इसलिए मैंने उसको दोबारा पढ़ा 25वें प्रश्न को समझाने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। 26वां, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। आ गया ना प्रश्न, है ना दोस्तों, आ गया प्रश्न। और किस शब्द को नहीं जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष को तो जोड़ा गया था, मैंने पहले ही आपको बताया। चाहे धर्मनिरपेक्ष बोले चाहे पंथ निरपेक्ष बोले एक ही बात है ना। चाहे पंथ निरपेक्ष बोले चाहे धर्म निरपेक्ष बोले। ठीक है, तो समाजवादी देखिए ये भी शब्द मैंने आपको बताया जोड़ा गया था। एकता और अखंडता यह भी बताया कि जोड़ा गया था। तो इसका मतलब ये है कि गुट जो निरपेक्ष है ना, यही नहीं जोड़ा गया था। तो 26वां का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 27वें में, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, यहाँ पर सही है पूछा है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, तो ये तो गलत है ना, अंग नहीं थे तो गलत कर दीजिए। उक्त शब्द जो है 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो यस दोस्तों, हाँ दोस्तों, यही बिल्कुल सही ऑप्शन है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इस प्रकार से हमारा संविधान का भी प्रश्न समाप्त हुआ। चलिए आगे चलते हैं। और आज का कौन सा बाकी है, आज का हमारा इतिहास बाकी है। फिर हमारा आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त। और अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिल रहे होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। और किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट बीच में मैं करता नहीं हूँ दोस्तों, कि है ना, बीच में मैं एडवर्टाइजमेंट आपके लिए डालता नहीं हूँ, ताकि आपको पढ़ने में बीच बीच में रुकावट ना आए, है ना, ताकि बच्चों की पढ़ाई में किसी भी प्रकार की बाधा ना पड़े, है ना। ना ही मैं बीच बीच में लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूँ, ना ही शेयर करने के लिए बोलता हूँ, है ना। तो दोस्तों जिन लोगों को भी अगर अच्छा लगता है ना, थोड़ा भी अच्छा नॉलेज मिलता है, नई जानकारियाँ मिलती हैं, है ना,
तो वो लोग ज़रूर लाइक किया करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे, और नए बच्चे सब्सक्राइब कर लिया करें हमारे चैनल को। ठीक है दोस्तों, और हो सके तो शेयर कर दीजिए, है ना, कर दिया करें ताकि हमारा भी विकास होता रहे, हाँ हमारे चैनल का भी विकास होता रहे। और पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगातार सॉल्व करते रहेंगे अगर साथ में आप लोग बने रहेंगे। और रोज़ाना डालने का प्रयास करता हूँ, लेकिन बात वही है कि बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, है ना, समस्याएं भी हैं और बिज़ी थोड़ा सा, है ना, शेड्यूल बहुत सारे काम देखने पड़ जाते हैं, इसलिए क्या होता है कि नहीं डाल पाता हूँ। वैसे तो मैं रोज़ाना डालने का प्रयास करूँगा, हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी और ये 5 सब्जेक्ट वाला भी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में प्रश्न है कि जो है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह जो क्रिया है या सत्याग्रह क्रिया विधि जो है सबसे पहले भारत में कहाँ प्रयुक्त की। तो भारत की बात कर रहा है, उससे पहले तो दक्षिण अफ्रीका में प्रयुक्त किया जा चुका था सत्याग्रह। तो भारत नहीं लिखा है तो भी हम लोग समझ गए हैं कि भारत की बात कर रहा है, क्योंकि भारत ही ऑप्शन में है ना, भारत के जो स्थान हैं वही ऑप्शन में हैं। अगर भारत की जो स्थान हैं ऑप्शन में नहीं होते और दक्षिण अफ्रीका भी होता, है ना, तो क्या करते दोस्तों, यहाँ पर तो भारत लिखा नहीं है क्वेश्चन में, दक्षिण अफ्रीका आपको लगाना पड़ जाता, तो इसीलिए मैं सचेत कर रहा हूँ, है ना। बाकी तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो चंपारण में सबसे पहले जो है सत्याग्रह जो क्रियाविधि है प्रयुक्त की गई। ठीक है, चंपारण में तो 1917 की बात है, 1917 चंपारण। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है और सफल रहा था सत्याग्रह, इस बात को भी याद रखिएगा, पहला ही सत्याग्रह जो है सफल रहा। और दूसरा देखते हैं, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। तो ये वही सैंडर्स है दोस्तों जिन्होंने लाला लाजपत राय को लाठी से बहुत मारा और है ना, और उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना, और मरते मरते उन्होंने कहा था कि मेरे, है ना, मेरे सर पर पड़ने वाला हर एक जो लाठी है ना, हर लाठी का प्रहार जो है अंग्रेजी शासन के ताबूत में कील की तरह कार्य करेगा। ठीक है, ये भी डायलॉग पूछा जाता है, किसके द्वारा बोला गया था, तो लाला लाजपत राय के द्वारा बोला गया था, है ना, लाठी खाते खाते। और अगर मैं बात करूं सैंडर्स की हत्या की या सैंडर्स को गोली मारने की, तो भगत सिंह, है ना, भगत सिंह वह शहीद थे, या भगत सिंह वह आतंकवादी माने जाते थे उस समय पर, है ना, आतंकवादी क्या बोलते थे इनको कि आतंकवाद क्रांतिकारी, हाँ आतंकवादी क्रांतिकारी, है ना। तो आतंक के माध्यम से अंग्रेज़ों को डराने का कार्य करते थे ये क्रांतिकारी। और भगत सिंह जो हैं ये वही परवाने हैं जिन्होंने सैंडर्स को गोली मारकर, है ना, अपना भारत का, है ना, सपूत होने का क्या निभाया था, सपूत होने का अपना कर्तव्य निभाया था, है ना दोस्तों। तो जय हिंद का नारा किसने दिया था, अगर ऐसा पूछा जाए, जय हिंद। अच्छा, तो आपने देख लिया ना कि दूसरा का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पर, और जय हिंद का नारा किसने दिया। तो दोस्तों जय हिंद बोला था हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने, पश्चिम बंगाल से संबंधित थे, बंगाल के थे। और सुभाष चंद्र बोस की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों बहुत बड़े बड़े कार्य किए इन्होंने, और इनके बारे में और भी प्रश्न आने वाले हैं सामने सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। और अंडमान निकोबार का एक द्वीप है रॉस द्वीप, इसको बोस द्वीप के नाम से, है ना, अब पुकारा जाता है। रॉस द्वीप को बॉस द्वीप में चेंज कर दिया गया है ना, उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। यह प्रश्न भी बीच में आया हुआ था इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और निम्नलिखित में से किस वर्ष में
मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव, है ना, पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था। तो वो समय था दोस्तों 1940 का, जब उन्होंने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प ले लिया और लास्ट में एक पृथक राष्ट्र बन ही गया पाकिस्तान, जो सभी को पता ही है। और आगे चलते हैं। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो हैदराबाद वह, है ना, हैदराबाद ही था वो दोस्तों, है ना। हैदराबाद के राजा जो थे, जो शासक थे, वो पाकिस्तान से मिलना चाह रहे थे, लेकिन हमारे जो लौह पुरुष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, वो लोहा लेकर गए और लोहे से खूब पीटा इनको। तो तब इनको अकल आई कि हैदराबाद को कहाँ मिलाना चाहिए, भारत संघ में मिलाना चाहिए। और इस ऑपरेशन को बोला जाता है ऑपरेशन पोलो द्वारा, है ना, ऑपरेशन पोलो द्वारा, पोलो, है ना, द्वारा जो है हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। तो ऑपरेशन मैं यहाँ पर लिख रहा था, ऑपरेशन पोलो द्वारा मिलाया गया और सैनिक कार्रवाई की गई हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। पांचवा का ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो दोस्तों यह बात कही थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, और बड़े ही महान व्यक्तित्व थे उस समय के सुभाष चंद्र बोस जी। उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मतलब लड़ने की बात कही। और सुभाष चंद्र बोस, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, बहुत प्रसिद्ध नारा है। अब अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें तो किन्हें देशबंधु की उपाधि से संबोधित किया गया था, या देशबंधु की उपाधि से कौन संबंधित हैं? अगर ऐसा पूछा जाए तो चित्तरंजन दास जो थे, है ना, जिनको CR दास भी बोलते हैं, उन्हीं को देशबंधु कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलिए 8वें प्रश्न पर। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो लाहौर में हुआ था, है ना, और रावी नदी के किनारे जो है झंडा फहराया गया। जवाहरलाल नेहरू जो उस समय के अध्यक्ष थे, है ना, उन्होंने फहराया। तो लाहौर में हुआ था दोस्तों 1929 का कांग्रेस अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज्य का, है ना, लक्ष्य घोषित किया गया। चलिए आगे चलते हैं। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 1942 में किया। यह प्रश्न बहुत पहले पूछा गया रहा होगा, है ना, लेकिन पूछते रहता है, इतना सरल प्रश्न भी पूछ लेता है कई बार। रेलवे में आपने देखा ही होगा, ऐसे बहुत सारे सरल प्रश्न पूछे गए थे। और कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में जो है प्रस्तावित किया और पारित किया। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को तो आपको पता ही होगा ये। लेकिन एक बात CGPSC में एक बार प्रश्न पूछा गया कि किस मैदान से जो है इस आंदोलन की शुरुआत हुई, भारत छोड़ो आंदोलन की? तो मुंबई के ग्वालियर टैंक, मुंबई, है ना दोस्तों, मुंबई के जो है ग्वालियर टैंक, मुंबई के जो ग्वालियर टैंक था, एक मैदान का नाम है ग्वालियर टैंक, है ना, ग्वालियर टैंक। और यही ऑप्शन में था ग्वालियर टैंक, है ना। ग्वालियर टैंक से जो है इस आंदोलन की शुरुआत हुई। और CGPSC में पूछा गया था ये प्रश्न कि किस मैदान से शुरुआत हुई। उसमें बहुत सारे मैदान दिए हुए थे, जंतर मंतर, है ना, भारतीय मैदान, और बहुत सारे मैदान, है ना, मतलब चार ऑप्शन ज़बरदस्त ऑप्शन दिए थे। और बच्चे फंस गए थे। ग्वालियर टैंक, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं था कि ग्वालियर टैंक से शुरुआत हुई थी। तो याद रखिएगा, कभी भी अचानक पूछा जा सकता है कि किस मैदान से, है ना, जो है, या किस स्थान से जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ग्वालियर टैंक से प्रारंभ हुआ, और ग्वालियर टैंक जो है वो मुंबई में
ग्वालियर टैंक भी कहाँ पर है, अगर ऐसा पूछ ले तो कहाँ पर है, मुंबई में है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न पर। और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में एक बार फिर से प्रश्न पूछ लिया गया है, और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे तो प्रश्न तो पूछना बनता ही है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में, देखिए अभी तो देखिए उस समय, अभी तो दोस्तों क्या होता है कि किसी देश में जाने के लिए वीज़ा बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, है ना, बहुत सारा झंझट लगता है। और उस समय पर जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, है ना, अनेक देशों में बिंदास घूम रहे थे, है ना, कैसे घूम रहे थे, और वो भी जेल तोड़कर भाग गए थे, है ना, जेल से भाग गए थे। इनको आपको पता ही होगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की जब स्थापना की इन्होंने, तो इनको जेल में डाल दिया गया था। उसके बाद से जेल से फरार थे। और सोचिए, अंग्रेज़ों के ज़माने में इतने होशियार व्यक्ति थे कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जेल से फरार हो गए और एकदम एक से एक देश घूम रहे थे। जर्मनी घूम रहे थे, इधर सिंगापुर चले गए, है ना, वहाँ से दिल्ली चलो का नारा दे दिया। तो गजब के आदमी थे और बहुत होशियार व्यक्ति थे, है ना दोस्तों। ICS थे, आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि इनको जो है, इन्होंने ICS का जो परीक्षा होता है ना, वो पास किया हुआ था। तो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे। और इनके कारनामे आपको अगर नहीं पता हैं तो इनकी अगर आप बुक पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। कभी समय मिले तो इनके बारे में पढ़िएगा। बहुत ही होशियार और मतलब दिमाग वाले व्यक्ति थे। तो मज़ा आता है इनके बारे में सुनने में। और कभी कभी अच्छे अच्छे किस्से सुनाई देते हैं तो मज़ा आता है। हम अपने जो नेता लोग हैं, बड़े बड़े नेता लोग थे, अच्छे अच्छे नेता हमारे देश में हुए हैं, तो इनके बारे में सुनने में बहुत मज़ा आता है। चलिए प्रश्न पर आता हूँ, लास्ट आ गया इसलिए थोड़ा सा बात कर लिया। 10वां जो प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस जी थे, इन्होंने जो है सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, और कब दिया यह पूछा गया है। तो दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं तो 1943 में इन्होंने यह नारा दिया था कि दिल्ली चलो, है ना। वास्तव में यह फौज का गठन करके, है ना, भारत को आज़ाद कराने की कोशिश करना चाहते थे और कर भी रहे थे कोशिश। और भारत को आज़ाद कराने में इनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चलिए दोस्तों, अच्छा लगा होगा आपको आज का वीडियो, और कैसा लगा बताइएगा प्रैक्टिस सेट। और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।